हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 17th बीपीएससी सीरीज का यह 15वां सीरीज है, यानी 15th सीरीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसको मैं सिंक कर दिया हूँ करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में भी आ सकता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉर्मली करेंट अफेयर्स में, क्योंकि साइंस इवॉल्विंग प्रोसेस है, रोज कुछ ना कुछ होते हैं। क्लियर। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसका, वह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो दो है। पहला है कि न्यूक्लियर वीपन, यानी परमाणु हथियार। परमाणु हथियार यानी परमाणु बम, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, जापान हिरोशिमा पर, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। इसको स्पेस में लोग ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाला समय में स्पेस में भी यह फोड़ा जा सकता है, गिराया जा सकता है। अब अगर स्पेस में समझिए, अगर ऊपर से गिराया गया तो कितना यह क्षति होगा। ऐसा इसलिए चूंकि एक रिजोल्यूशन लाया गया है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, है ना। तो यह इंटरनेशनल रिलेशन का भी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही रखा हूं इसको। रिजोल्यूशन लाया गया यूएन में, उस रिजोल्यूशन को रसिया ने वीटो कर दिया। वीटो मीन्स एक अधिकार होता है कि किसी भी रिजोल्यूशन को वह खत्म कर दे, निरस्त कर देता। 5 कंट्री है, जैसे रसिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, और एक कौन है? रसिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, और हाँ, यूएसए। ये 5 कंट्री को यूएन में वीटो का अधिकार है ना। तो इसमें से रसिया ने इसको वीटो कर दिया। अब ये सारे कंट्री, जापान और यूएसए मिल के बोल रहे हैं कि भैया हो सकता है कि रसिया ने वहां पे परमाणु बम बना रहा हो, जो अंतरिक्ष में रखे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से ट्रीटी के तहत इस लाया गया है ना। इसके अलावा एक नया मिसाइल जो है अग्नि प्राइम, बड़ा लाइटर वर्जन मिसाइल है। इससे पहले मैंने 14 में मेज 2 यानी रॉक मिसाइल के बारे में बात किया। यह अग्नि सीरीज का मिसाइल है ना। तो अग्नि प्राइम, अग्नि 5 भी, अग्नि 5 भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसको दिव्यास्त्र बोला जाता है, लेकिन यह अग्नि प्राइम है। तो ये किसी में से भी पूछ सकता है आपसे। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण है, तो इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, क्या इसका खूबी है, ये हम डिस्कस करेंगे, यही आपसे पूछेगा। चलिए, रसिया वीटोज यूएन रिजोल्यूशन। यूएन रिजोल्यूशन जो आया था न्यूक्लियर हथियार स्पेस में रखने की, उसमें रसिया ने वीटो कर दिया। मतलब, इसका मतलब है कि रसिया तैनात करेगा अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार। ऐसा यूएसए और जापान ऐसा बोल रहे हैं, और इनके जो भी एलाई है वो ऐसे बोल रहे हैं। क्या है, देखते हैं। 24 अप्रैल 2024, यानी 24 अप्रैल 2024 को उन्होंने वीटो कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन लाया गया था। वह रिजोल्यूशन किस ट्रीटी पे था? आउटर स्पेस ट्रीटी पे था, यानी बाह्य अंतरिक्ष संधि। यह संधि 1967 में ही लाया गया था। तो यह संधि जो है बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसी को लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए यह रिजोल्यूशन, यह संकल्प लाया गया था। यह बड़ा पावरफुल बॉडी है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। यह जो रिजोल्यूशन था बोल रहा था कि लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी जो भी मेंबर कंट्री है जो इस पे साइन करेंगे, मुझे या जो स्पेस फेयरिंग नेशन है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस में कुछ भेजते हैं, उनको कानूनी रूप से यह बाध्यता हो जाएगी कि कोई भी ऐसा विपन, कोई भी ऐसा हथियार स्पेस में नहीं भेजेंगे जो मास डिस्ट्रक्शन हो, यानी सामूहिक विध्वंसक हो। जैसे न्यूक्लियर हथियार क्या है, सामूहिक विध्वंसक है। उसमें न्यूक्लियर विपन की भी बात की गई हुई है। लेकिन इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किसने किया? 2 कंट्री, यूएसए एंड जापान, है ना। ये दोनों लगभग 6 सप्ताह तक निगोशिएशन किए, बातचीत किए, उसके बाद में यह ड्राफ्ट प्रस्तुत किए रिजोल्यूशन के रूप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर। यह किसके तहत रिजोल्यूशन आया है? आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत, है ना, जिसे रसिया ने वीटो कर दिया। 13 जो मेंबर थे वो फेवर में वोट दिए, चाइना इसमें भाग ही नहीं लिया, और रसिया वीटो कर दिया। मीन्स यह रिजोल्यूशन खत्म हो गया। क्लियर। तो यही है बाह्य अंतरिक्ष संधि। अमेरिका और जापान इस मसौदा को तैयार किया था, इस रिजोल्यूशन के मसौदा को, है ना। 13 वोट मिले, जापान अनुपस्थित रहा, और रूस ने वीटो कर दिया। आया बात समझ में? चल, इसी तरह इस या रिजोल्यूशन, वहां यूएन का पिक्चर है। और थोड़ा सा स्पेस की, थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये स्पेस क्या होता है? स्पेस जो होता है, कर्मल लाइन के ऊपर के को स्पेस बोलते हैं, नीचे के को या सोवरिन होता है, यानी जो भी कंट्री के ऊपर होगा या उनका अधिकार होगा। तो इसमें जो भी क्राफ्ट, यानी कोई डायनेमिक चीज चलेंगे, उनको एयर क्राफ्ट बोला जाएगा। और इसमें जो भी चलते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट बोला जाता है। वाई? बिकॉज यह एक स्पेस है।
है ना। 1900 ईस्वी में ये हंगेरियन फिजिसिस्ट थे थियोडोर वान कर्मन, उन्होंने यह लाइन दिया कि फ्रॉम द मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर के बाद या 100 किलोमीटर के बाद जो भी स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्पेस। और उसके कुछ दिन बाद ही यह आउटर स्पेस ट्रीटी बनी जो इसी पे लागू होता है, अभी हम बात करेंगे। चलिए यही है कर्मल लाइन, मीन्स इसको एज ऑफ स्पेस भी बोलते हैं, स्पेस का किनारा, अंतरिक्ष का किनारा। है बात समझ में, या एटमॉस्फेयर हो गया या स्पेस हो गया, एयरक्राफ्ट इसमें चलता है, स्पेस क्राफ्ट इसमें चलता है। चलिए अब यार रिजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई दिस रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण। देखिए अभी जो भी हमारे यहाँ काम हो रहा है, धीरे धीरे हर चीज स्पेस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहा है। सारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इवन हम कोई बातचीत भी करते हैं मोबाइल वगैरह से, उसमें कहीं ना कहीं भी सेटेलाइट इन्वॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे। हमारे सरकार डिपार्टमेंट का हर चीज सेटेलाइट पे डिपेंड है। जैसे मैंने कई बार बताया हूँ, कोई सर्वे होता है सेटेलाइट इन्वॉल्व होता है, जैसे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, तो उसमें बताया जाता है ना इतने बाघ की संख्या इस जंगल में घटे या बढ़ा। क्या होता है, वह बाघ कोई जाके वहां पे काउंट नहीं करता, द पिक्चर टेकन बाय द सेटेलाइट, वह सेटेलाइट से पिक्चर लिया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी रिपोर्ट होता है, जैसे ये इस जगह में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा है ना, तो कैसे होता है, वो भी सेटेलाइट से होता है। इवन जो एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी को जो मापते हैं कि इस साल फसल इतनी होगी, इस यह भी सेटेलाइट से होता है, क्लोरोफिल को चेक करके बताते हैं, है ना। तो यह जो गवर्नमेंट का हर काम जो सेटेलाइट के ऊपर निर्भर हो रहा, जो कहाँ पे घूमता रहता है, अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है, यानी अब वह हमारा एसेट हो गया, यह एसेट का रूप हो गया। यह हमारा एक ऐसा धन है कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। जैसे हमारे बहुत सारे सेटेलाइट है जिसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है, वह मिलिट्री यूज करते हैं, बड़ा गुप्त इंफॉर्मेशन उसे आता है जाता है ना, यानी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन आता है। तो यह कितना महत्वपूर्ण है, तो इसका सुरक्षा जरूरत है कि नहीं जरूरी है। मान लीजिए कोई बम गया, मेरा सारे सेटेलाइट को उड़ा दिया, हर बिजली ग्रिड ठप हो जाएंगे, सारे कम्युनिकेशन अर्थ का ठप हो जाएगा। अगर इंडिया का है तो इंडिया का ठप हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अभी युद्ध हो रहे हैं सारे स्पेस पे भी है। जैसे यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा कि रसिया ने ड्रोन चलाया, वो भी सेटेलाइट के माध्यम से, वो ड्रोन उसका सेटेलाइट से कनेक्टेड था, जो यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, है ना। तो जो भी मॉडर्न यानी आधुनिक युद्ध हो रहे हैं सारे क्या हो रहे हैं, सेटेलाइट से हो रहे हैं। क्लियर। तो यह रिजोल्यूशन इसी के लिए लाया गया था आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत, कि हम स्पेस को यानी आउटर स्पेस को आर्म रेस यानी हथियार वाला रेस से प्रोटेक्ट करें। तो यह क्रूशियल हमारा एसेट है, इसको प्रोटेक्ट कराना करना हमारी ऑब्लिगेशन है। क्लियर, इसीलिए यह रिजोल्यूशन लाया गया था, है ना। अंतरिक्ष आधारित संचार के साथ, है ना, तो बाह्य अंतरिक्ष संधि का पालन करने, बाहरी अंतरिक्ष हथियारों की होड़ को रोकने दायित्व की पुष्टि होगी, संधि इसलिए लाया गया। अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। शुरू में बता चुके हैं 1967 में लाया, 1967 में लाया गया। यह अनुमोदित हुआ है आपको रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इनका प्रिंसिपल यह है, यह प्रिंसिपल करते हैं कि आउटर स्पेस यानी स्पेस हर कोई यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, है ना, लेकिन वह मैनकाइंड का बेनिफिट होगा। यानी आप ऐसे बेनिफिट देंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कोई स्पेशलिटी नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं होगी उसमें कि हाँ उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन लाते हैं, वहां से कुछ एक्सप्लोर करके लाते हैं तो मैं यूज करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये संधि में लिखा गया। इसके अलावा यह संधि बताता है कि स्पेस में हर कंट्री फ्री का उसका यूज कर सकता है, कोई भी स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ कंट्री। क्लियर। आउटर स्पेस में किसी का सॉवरेनिटी नहीं है, कोई अपना अधिकार नहीं बनाएंगे, या किसी तरह का ये नहीं समझेंगे कि यह एरिया मार्स पे गया अब बोला कि ये एरिया मेरा ही है, यूएसए गया बोला ये एरिया मेरा ही है, जापान गया ये एरिया मेरा ही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जाइए आप साइंटिफिक रिसर्च कीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिसे ह्यूमन को यानी मानव जाति का भलाई हो। क्लियर। तो यही है 1967 से लागू हुआ, बाहरी अंतरिक्ष खोज सभी देशों को लाभ हित किया जाएगा, है ना। इसके अलावा स्टेट वहां पे न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते हैं। अब इसी को कानूनी बद्धता की बात हो रही थी। न्यूक्लियर वेपन या कोई ऐसा वेपन जो सामूहिक विनाश का कारण बने, किसी ऑर्बिट में नहीं रख सकते हैं, अर्थ की बात हो रही है। या
किसी सेलेस्टियल बॉडी पे नहीं रख सकते हैं, जैसे मार्स हो गया, मून हो गया, या कोई स्टेशन पे नहीं रह सकते हैं, जैसे अभी आईएसएस चल रहा है वहां पे भी आप नहीं रखते हैं न्यूक्लियर। मून और कोई सेलेस्टियल बॉडी पे आप यूज करेंगे लेकिन केवल पीसफुल पर्पस के लिए। एस्ट्रोनॉट जो भी वहां पे जाते हैं घूमने, जैसे हमारे सुनीता विलियम अभी फंसी पड़ी है, वह पूरे मानव जाति की दूत मानी जाएगी, ऐसा नहीं किसी कंट्री का एक रिगार्ड किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट, जो स्टेट्स मीन्स यहाँ कंट्री, वह रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई भी एक्टिविटी होती है चाहे वह गवर्नमेंट कराए या कोई नॉन गवर्नमेंट कराए, है ना। जैसे मान लीजिए अभी नासा का सारे काम करीब करीब स्पेस एक्स कर रहा है, तो अगर यह कोई काम ऐसा करता है जो ट्रीटी के अनुसार नहीं होते, इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा, यानी यूएसए होगा। क्लियर। इसके अलावा स्टेट यानी जो भी कंट्री है वो लाइबल होंगे, कोई किसी तरह का डैमेज वहां पे होता है स्पेस में, तो है ना। स्पेस जो है यूज कीजिए लेकिन कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए वहां पे स्पेस में या सेलेसियल बॉडी में। तो ये सारे स्पेस, आउटर स्पेस ट्रीटी में लिखा है। तो आपसे पूछ सकता है, कोई एक दे देगा, पूछेगा कोई इसमें से कौन से आउटर स्पेस ट्रीटी से यानी वायु अंतरिक्ष संधि से रिलेटेड है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है? या 2000 किलोमीटर के एरिया में नहीं बचेंगे दुश्मन, यानी चीन और पाकिस्तान दोनों इसके घेरे में आ जाएंगे। अग्नि प्राइम या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? या बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि प्राइम इंडिया जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि प्राइम का, कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जो उड़ीसा में है। कब किया? 3 अप्रैल 2024 को। यह जो टेस्ट है सारे इसके ऑब्जेक्टिव जो फुल किए सारे वैलिडेट हो गए, जो भी इनका परफॉर्मेंस है, डेटा है, सारे वैल्यूएबल हो गए, है ना। नंबर ऑफ रेंज सेंसर जो भी लगे हुए हैं डिफरेंट लोकेशन का, सारे या वैलिड हो गए, यानी यह पूरी कंप्लीटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हुआ है यह मिसाइल। कौन सा मिसाइल? अग्नि प्राइम मिसाइल। क्लियर। अब यह अग्नि प्राइम जो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कि इसको कंप्लीट समझने के लिए, अगर आपको रिकैप नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाह रहा हूं, को आप समझ सके इसको, अगर मान लीजिए कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अग्नि प्राइम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम से नई पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन यानी न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। 3 अप्रैल 2024 को शाम को किया गया, या सारे पैरामीटर वैलिडेट हुए। मिसाइल कुछ इस तरह का होता है, यहीं पे इसका वार हेड लगे रहते हैं। वार हेड या तो कन्वेंशनल हो सकते हैं या न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। तो ये अग्नि प्राइम की बात करें तो न्यूक्लियर होता है। अब यह मिसाइल जो है अपने नेचर के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, है ना, चलाने के अनुसार। तो नेचर के अनुसार पहले तरह का मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, दूसरे तरह के मिसाइल को क्रूज मिसाइल बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्रूज मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, दुनिया का जाना माना क्रूज मिसाइल। अब यह जो बैलिस्टिक मिसाइल है, या मान लीजिए यहां से लॉन्च होता है, लॉन्च साइड होते हैं और टारगेट होते हैं, और इसको मारना है, इसको विध्वंस करना है। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल से इसको मारेंगे तो यह प्रोजेक्टाइल बनाता है। पहले यह स्पेस में जाएगा, है ना, इसके मिड टर्म में, और उसके बाद यहां से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इसको टारगेट करेगा। यानी आप इसको कंट्रोल यहीं तक कर सकते हैं, इसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो यह इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल होता है या इन्वायरमेंट में ही चलता है और पूरे पाथ आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूज मिसाइल। क्लियर। तो यह टारगेट को अचीव कर लेगा। अब आते हैं, अभी आप देखें कि एक लॉन्च मोड होता है और एक टारगेट होता है। अब लॉन्च मोड और टारगेट के हिसाब से आप 8 तरह के यह मिसाइल होते हैं। जैसे देखिए, सरफेस से, मान लीजिए कि सरफेस से लॉन्च हो रहा है और टारगेट भी सरफेस से है, यहाँ सरफेस से, तो इसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलेंगे। अगर सरफेस से है, एयर में उसका टारगेट है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट। सरफेस और सी में है तो सी टू सरफेस टू सी या सी टू कोस्ट मिसाइल। इसी तरह एयर टू एयर, इसी तरह एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस, एंटी टैंक। 8 तरह के मिसाइल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। On the basis of distance, there are also 4 type of missile: short range missile, medium range missile, intermediate range missile, intercontinental missile। जैसे हमारा अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल में आता है, दिव्यास्त्र।
अब अग्नि 1 जो है 7 से 1200 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर, 2000 से 2500 अग्नि 2, 3000 से 3500 अग्नि 4, 3 से 4000 अग्नि 5 है। इसके अलावा भी मिसाइल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, और स्पीड होता है आपको एयर का जो क्या बोलते हैं इसको, साउंड का स्पीड जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, वह 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको 1 माइक बोलते हैं, इसी से किसी मिसाइल का निकालते हैं। अगर 1 माइक से कम हो तो सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं, अगर 1 से 5 माइक हो तो सुपरसोनिक मिसाइल, अगर 5 से ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक मिसाइल। आ गया बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। अब आ रहे हैं हम कहा, अग्नि प्राइम पे। अग्नि प्राइम पर कौन टेस्ट किया इसको, इसका टेस्ट कौन किया? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। मैंने कल बनाया हूं 14 नंबर बीपीएससी, उसमें रॉक और मेज 2 में मैं बताया हूं स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या होता है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को ही स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड ही बोलते हैं। हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर बम है या न्यूक्लियर बम से रिलेटेड चीज है जो मास डिस्ट्रक्शन का है, या उसको टैक्टिकल वीपन बोलिए या स्ट्रेटेजिक वीपन बोलिए, उसके लिए हमारे यहाँ एक अथॉरिटी है, इंडियन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, है ना। इसी का यह पार्ट है क्या, एसएफसी, इसी के अंतर्गत काम करता है। और एसएफसी क्या करता है? एसएफसी जितने भी न्यूक्लियर वीपन है हमारे यहाँ उसको मैनेज करता है और उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो भी स्ट्रेटेजिक वीपन है। यह 2003 में बना है। क्लियर? इसको आप एसएफसी को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी बोलते हैं, यानी एसएफसी ऑल्सो कॉल्ड एसएनसी। आया बात समझ में? या किसके अंतर्गत आता है? एनसीए के अंतर्गत आता है, नेशनल न्यूक्लियर कमांड। आ गया बात समझ में? यही एसएफसी, कभी कभी रणनीतिक परमाणु कमान भी बोलते हैं, 2003 में यह बना। इसी के यही इसका क्या कराया, परीक्षण कराया। कोई भी देखिए, अब याद रखिएगा, अगर कोई किसी परीक्षण को और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अगर परीक्षण करा रहा, उसके देख रेख में परीक्षण हो रहा, मीन्स यह वीपन न्यूक्लियर वीपन होगा। मतलब सीधा सा मतलब है कि अग्नि प्राइम से आप न्यूक्लियर बम भी भेज सकते हैं या यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब अग्नि प्राइम के बारे में बात कर लेते हैं। अग्नि प्राइम 2 स्टेज है ना, सॉलिड प्रोपेलेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सब समझ रहे हैं, और इसका मैक्सिमम रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लाइट वर्जन है, आराम से कहीं भी कैनिस्टर यानी कैनिस्टर में डाल के भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना। यानी यह न्यूक्लियर कैपेबल तो है, एडवांस वेरिएंट है, अग्नि क्लास मिसाइल है ना, और लाइटर है, सबसे हल्का। जितने भी अभी हमारे अग्नि सीरीज मिसाइल है यह सबसे हल्का है। क्लियर? इसके अलावा इसमें नेविगेशन सिस्टम है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, और एडवांस रिंग लेजर जाइरोस्कोप है इसमें, जो कि उसको मूवमेंट देता है, दिशा देता है। क्लियर? यह जो मिसाइल है न्यू जनरेशन मिसाइल है, या हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू किया मिसाइल बनाने, इसी से मिसाइल बनाए, इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। और यह 2008 में खत्म हो गया। तो इसको खत्म होने से पहले यह इसी प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया। क्लियर? तो क्या होगा? अग्नि प्राइम। क्लियर? यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की समाप्ति के बाद नई पीढ़ी के पहली मिसाइलें बनी थी, वह समाप्त होने के बाद बाकी सब उसी के अंतर्गत बना। चलिए इसका महत्व देख लेते हैं। इसका महत्व क्या? चूंकि वार हेड जो इसका प्री लोडेड होता है, यानी पहले से ही लोड किया रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि वह मिनिमल प्रिपरेशन, यानी बहुत न्यूनतम तैयारी के समय में उसको यूज किया जा सकता है, पहले से ही तैयार करके रखा रहता है। और मिसाइल में ऐसा नहीं हो खराब हो जाता है, उस तरह का बनाया नहीं है। लेकिन इस मिसाइल में ऐसा बना है कि पहले से ही प्री लोडेड रहता है और तुरंत तैयार हो जाता है, यानी तुरंत यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यह बड़ा कम इंस्पेक्शन यानी मिनिमल इंस्पेक्शन की जरूरत होती है एक इंटरवल पे, है ना, और इसको कई वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है, मतलब मेंटेनेंस बहुत कम होता है, और एक्यूरेसी इसका बड़ा हाई होता है। यह टारगेट को प्रिसाइज टारगेटिंग करता है, यानी सटीक लक्ष्य निर्धारण करता है। अगर यहां मारना है तो यहीं आके मारेगा, पाकिस्तान के कराची को उड़ाना है तो उड़ा देगा यह। क्लियर? जस्ट एग्जाम्पल ये है ना। चलिए
अब थोड़ा सा आईजीएमडीपी के बारे में 1983 हम बता चुके हैं। यह इंडिया को इनेबल किया सेल्फ सफिशिएंसी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में। इसी से मिसाइल हमारे यहाँ है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 4 तरह के मिसाइल बनाए गए। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल है, और ये एंटी टैंक मिसाइल। ये समझ रहा है ना, सरफेस टू सरफेस, सरफेस से चलेगा सरफेस पे टारगेट होगा, है ना, सरफेस से चलेगा सरफेस पे टारगेट होगा, सरफेस से चलेगा एयर में टारगेट होगा, और यह टैंक को मारेगा। क्लियर। तो यह 1983 में भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए की गई। इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग एंटी टैंक मिसाइल बनाया गया इसके लिए। क्लियर। तो यह 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको मैं डिस्कस कर लिया। तो इसमें आपसे पूछ सकता है, तो इसका भी आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। हालांकि यह नोट्स जो मैं अभी पढ़ाया हुआ, मैं टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आप सीखे हैं इसे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और किसी तरह का कोई डाउट भी हो तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।